आज का टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो नर्सिंग जो प्रोसेस है उसका थर्ड स्टेप को हम प्लानिंग करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? असेसमेंट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? डायग्नोसिस पढ़ा। अब तीसरा स्टेप क्या? प्लानिंग। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। असेसमेंट में आपने क्या देखा कि दो तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? एक मरीज जो आपको सिम्टम्स बता रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। एक नर्स जो ऑब्जर्व करती है या फिर वो फिजिकल एग्जामिनेशन करती है या फिर कोई मेजरेबल लाइक जैसे आपका वाइटल साइन हुआ गया, आपका बॉडी का वेट हो गया, कुछ भी जो मेजर करती है, ये सारी चीजें किसमें हमने देखा? असेसमेंट में देखा। फिर हमने देखा कि जो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है डाटा कलेक्ट करने का असेसमेंट में, वो इंटरव्यू को माना जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन का मेथड हमने आपको बताया कि इंटरव्यू मेथड होता है। फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन से या फिर जैसे कोई मरीज है वो अपना पुराना पुर्जा वगैरह लेके आया पर तो रिपोर्ट लेके आता है, तो वो भी क्या है? आपका जो है असेसमेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये वो भी क्या है? एक डाटा का मतलब हमने बताया, डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओके, चलिए फिर हमने पढ़ा क्या? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमने पढ़ा कि डायग्नोसिस दो तरह का होता है, एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। आपने कभी सोचा है कि डायग्नोसिस के पहले नर्सिंग क्यों लिखते हैं? क्या जरूरत है? हमें पता ही है कि नर्सिंग में हम पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग लिखने की जरूरत क्या? इसे जरूरत है क्योंकि मेडिकल डायग्नोसिस होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस अलग होता है। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बता चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको रिकैप हो जाए या कोई न्यू व्यूअर्स तो उनको समझ में थोड़ा बहुत आ जाए ताकि इस वीडियो को समझ सके। तो नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब क्या? ये डॉक्टर साहब जो है जो बीमारी को डायग्नोज करते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि डिजीज को कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन है जो बीमारी को पहचानता है, तो बीमारी को पहचानने का काम हमारा नहीं है, वो काम फिजिशियन डॉक्टर्स के हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है मरीज के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। जैसे मरीज को इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मरीज को एक्यूट पेन है, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या? प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। फिर उसके 3 पार्ट्स थे जिसमें कि हमने बताया कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, फिर हम सिम्टम्स प्रॉब्लम्स को सबसे पहले लिखते हैं। उस प्रॉब्लम का जो एक मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि जब हम कोई भी डायग्नोसिस लिखते हैं उसका 3 पार्ट होता है। पहले प्रॉब्लम लिखा, उस प्रॉब्लम का क्या लिखा हमने? प्रॉब्लम की जगह पे हमने क्या लिखा? इटियोलॉजी लिखा। फिर इटियोलॉजी लिखने के बाद हम साइन एंड सिम्टम्स लिखते हैं, लाइक जैसे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न इनइफेक्टिव है, रिलेटेड टू, क्यों है भाई? इसलिए है रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी, ब्रेन में इंजरी हो गई। एज एविडेंस बाय, कैसा एविडेंस आपको पता चला? क्योंकि पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है या फिर डिसएपनिया हो रहा है। तो ऐसे करके मैंने डिटेल में आपको समझाई, डायग्नोसिस के वीडियो में आप देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? देखो, आप अपने डेली लाइफ में भी प्लान करते हो ना कि आज भैया जैसे सुबह उठना है और मुझे जो पढ़ाई करनी है 2 घंटे 3 घंटे, मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने गोल सेट किया। आपने क्या किया? गोल सेट किया। फिर आप क्या करते हो? उस गोल को, आपने गोल तो कर लिया, अब सोचने से किसी का गोल पूरा होता है क्या? अब उसके लिए कुछ एक्शन करना होता है ना, मतलब कुछ एक्टिविटी करनी होगी। तो क्या करोगे? आप एकदम बढ़िया से टेबल वेबल बिछाओगे, एकदम पढ़ाई के मूड में जाओगे, मोटिवेशनल सॉन्ग सुना और देन पढ़ना उड़ना शुरू कर दिया। तो आप जो स्टडी करने लगे, दिस इज मतलब कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए ये काम कर रहे हो, राइट? ठीक है, देखो आपको मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि डेली लाइफ से समझना इजी होता है। ठीक उसी तरीके से हम प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले गोल को सेट करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे एक मरीज आया, उसने बोला कि मुझे एक्यूट पेन है। ठीक है, क्या है? एक्यूट पेन है। तो अगर मरीज को एक्यूट पेन है तो एक नर्स क्या करेगी? गोल क्या सेट करेगी कि उसको जो है पेन को रिड्यूस करना है। तो पेन को रिड्यूस करना नर्स का गोल बन गया। उसके बाद हम प्लानिंग में क्या करते हैं? सेकेंड में हम करते हैं कि जो नर्सिंग, बात को समझो, नर्सिंग ये है, नर्सिंग क्या कर सकते हो? इंटरवेंशन, उसको प्लान करती है कि प्लान ये करती है कि अगर मुझे अगर इस मरीज का पेन को रिड्यूस करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा। पहले तो गोल सेट किया कि मुझे क्या करना है? उसका दर्द को कम करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे डायग्नोसिस में पता चला कि मरीज को ये प्रॉब्लम है, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? नर्सिंग प्लान करेंगे। प्लान क्या करेंगे? नर्सिंग इंटरवेंशन, कि मुझे क्या क्या, एक नर्स को क्या क्या करना है
पेन को कम करने के लिए उसने सोच लिया, उसने लिख लिया, ठीक है। तो ये 2 काम करते हैं, अब समझ में आ रहा है? बस 2 काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। दूसरा चीज़ क्या करते हैं कि हम जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको प्लान करते हैं। जब आप केयर प्लान बनाते हो तो प्लानिंग में क्या लिखते हो? मान लो प्लानिंग में लिखते हो कि प्रोवाइड एन एनालिसिस एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन, ठीक है। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जब क्या लिखते हो, सेम ही लैंग्वेज को पास्ट में करके लिख देते हो कि भैया इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि आपने जो नेक्स्ट स्टेप में क्या इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब क्या, इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना। क्या करना? लागू करना। तो आपने जो प्लानिंग में जो नर्सिंग इंटरवेंशन सोचा उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, बस उसको लागू कर देते हैं। जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे 4 चैप्टर पढ़ना है। अब कैसे कैसे इस चीज 4 चैप्टर को मैं पढ़ूंगी, मान लो दिन में 2-2 घंटे कर निकाल के मैं पढ़ूंगी, ठीक है। ये आपने नर्सिंग इंटरवेंशन किया, लेकिन आप जो 2-2 घंटे जो आपने सोचा कि मैं इस तरह से पढ़ूंगी तो मेरा 3 चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, जब उसी 2 घंटे को आप पढ़ना शुरू करोगे शेड्यूल वाइज, तो वो हो गया कि इम्प्लीमेंट कर दिया आपने चीज़ों को। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आपसे कोई पूछे प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं और प्लान करते हैं। लेकिन गोल सेट करते हैं और क्या करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन को प्लान करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि राइटिंग करते हैं, जो भी कहो, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एक नर्स है, ठीक है, उसने मरीज के द्वारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स बताया गया, किसमें, डायग्नोसिस में। तो आखिर नर्स जो है वो किस तरह से डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करेगी। मतलब ऐसे समझो कि आपके लाइफ, भगवान ना करे, बट ऐसे ही आपके लाइफ में 4 प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रायोरिटी सेट करोगे। प्रायोरिटी मतलब आप किसको कह सकते हो ना कि किसको ये करोगे, हाई लेवल पे रखोगे कि नहीं, मुझे सबसे पहले ये प्रॉब्लम खत्म करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये प्रॉब्लम खत्म नहीं करूंगा तो ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम फिर आप सेट करोगे, आपके पास 4 प्रॉब्लम, चारों प्रॉब्लम को आपने प्रायोरिटाइज किया, ठीक है। तो जो डायग्नोसिस में तो हम सारा डायग्नोसिस लिख लेते हैं, मतलब सारा प्रॉब्लम्स मरीज का लिख लेते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को जो प्रायोरिटाइज वाइज सेट करते हैं वो हम किस में करते हैं, प्लानिंग में करते हैं। समझ रहे हो, प्लानिंग में करते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट ऑन मी, मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगी। देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये मैस्लो हायरार्की नीड्स। क्या होता है मैस्लो हायरार्की नीड्स? ये कहते हैं ना कि अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब जब भी आप डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करो तो सबसे पहले किसको फॉलो किया जाता है डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करने में, मैस्लो हायरार्की नीड्स को। किसको? मैस्लो हायरार्की नीड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटाइज करो, फिजियोलॉजिकल नीड को, मतलब जिसका जो है बॉडी को जरूरत है। मैं रफली आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जिसका बॉडी को जरूरत है, बॉडी को क्या जरूरत है, ऑक्सीजन, वाटर, फूड। इसके बिना हम रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसलिए ऑक्सीजन, वाटर, फूड, है ना, ये सारी चीजों को एकदम मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी देना है आपको, ठीक है। दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोले तो मतलब आपको, ठीक है, खाना मिल गया, पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब आप कह रहे कि भगवान जी एक क्या कर दो, घर भी दे दो, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहेंगे कौन सा जानवर घुस के मार देगा, ठीक है। तो आपका होम, जिसको हम शेल्टर बोल सकते हैं, घर, होम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है लव एंड बेलोंगिंगनेस। मतलब लव एंड बेलोंगिंगनेस करने का मतलब एक जैसे परिवार दे दो जिसमें कि जो कोई इंसान मुझे प्यार करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, ठीक है, मैं उसको प्यार दूँ, इस टाइप का। थर्ड प्रायोरिटी उसको देना। फोर्थ क्या है, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब समझते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे मान लो कि आप क्लास नहीं गए, अरे क्या बात है, कहाँ थे, तुम्हारे बिना तो क्लास में मन ही नहीं लग रहा था, तुम्हारा जो चुलबुल अदा है, लाइक दिस, मतलब एक्टिविटी है ये वो, मतलब 4 लोग आपको भाव दे रहे हैं, तो ये सेल्फ एस्टीम, मतलब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। चौथा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे लास्ट में होता है। लास्ट में क्या होता है कि भैया मैं जो जैसे क्या होता है ना, जब कह सकते हो जिंदगी का आखिरी मोमेंट होता है, उसमें आदमी सोचता है ओल्ड एज में
कि मैं जब लाइफ जो भी चीज़ सोची थी गोल अपने लाइफ में वो पूरा कर पाई या नहीं कर पाई। अगर कर पाई तो थोड़ा प्राउड मोमेंट फील होता है, नहीं कर पाई तो इंसान थोड़ा निगेटिव सोचता है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को रियलाइज करना, तो मैंने इसे शॉर्ट में समझाया, आपको किसी और चैप्टर में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, बट इसका यूज है इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं इसलिए इतना एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वीडियो लंबी होती तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी जो आपका काम का चीज़ क्या है वो है ये ध्यान रखना। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है? ऑक्सीजन को। फिर किसको देना है? आपको भोजन को। उसके बाद फिर वाटर को। ये सारी चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो मास्लो हायरार्की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का प्लानिंग होता है। तो फर्स्ट है इनिशियल प्लानिंग। देखो, प्लानिंग का टाइप्स पढ़ना जरूरी नहीं है, पर जरूरी है, उतना भी जरूरी नहीं है, बट एक बार देखने में क्या जाता है ना, ताकि कोई बोले या फिर कहीं कुछ ऐसा आ जाए लिखा हुआ तो आपको घबराहट महसूस नहीं हो, इसलिए पढ़ लेते हैं। इनिशियल प्लानिंग बोले तो प्लानिंग डन फॉर ए क्लाइंट आफ्टर एडमिशन। आप जानते ही हो कि एडमिशन के समय जो प्लानिंग हम सेट करते हैं उसको हम इनिशियल बोलते हैं, शुरुआती। इनिशियल मतलब एडमिशन के समय, समझ में आ गया। दूसरा है ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग मतलब जो लगातार आपके डिस्चार्ज से पहले तक जो चलते रहता है प्लानिंग। व्यक्ति जब एडमिशन ले रहा था तो उस समय इनिशियल प्लानिंग चलता है। जब व्यक्ति पूरा होल ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका ऑनगोइंग प्लानिंग चलता है। और जब व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो आफ्टर डिस्चार्ज आप बताते हो ना कि देखिए ये मेडिसिन है, आप घर जाओ, इसको लेना, इस तरह से लेना, ऐसे लेना, ये सब एक्सरसाइज करना। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग मतलब डिस्चार्ज के टाइम में आप बता रहे हो कि ये सब करना है घर पे जाके। ये नहीं कि हाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए तो बस आप कुछ ना एक्सरसाइज कर रहे हो ना ये सब दवा खा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये आप प्लानिंग कर रहे हो, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ना आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है, कि कैसे मास्लो हायरार्की नीड्स को इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा ही शायद आपको एकेडमिक यानी कि कॉलेज लाइफ में हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे, बट व्हेन यू आर प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको आज हम समझेंगे मास्लो हायरार्की नीड्स, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ए पेशेंट विद हेड इंजरी, एक मरीज जिसको क्या हो गया? हेड इंजरी हो गया, माथे में चोट लग गया। अब वो कंफ्यूज महसूस कर रहा है, ड्रॉजी महसूस कर रहा है, अनइक्वल प्यूपिल्स। अनइक्वल प्यूपिल्स को समझते हो? ये आंख है, आपकी आंखों में आपने देखा हुआ ब्लैक कलर का बीच में सेंटर में रहता है, ठीक है। अगर पुपिल्स अनइक्वल हो जाए, मतलब एक आंख में पुपिल बड़ा दिखे और एक आंख में पुपिल छोटा हो जाए, ठीक है, तो ये सारी सिम्टम्स दिख रही हैं। तो अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज एट प्रायोरिटी एट दिस टाइम। तो आप किस डायग्नोसिस को प्रायोरिटी देगा? प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले आप किसको कंसिडर करोगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई आपने डायग्नोसिस क्या क्या किया। डायग्नोसिस में आपको प्रॉब्लम क्या क्या, डायग्नोसिस का मतलब प्रॉब्लम, फाइंड आउट आपने क्या क्या किया। आपने देखा कि अल्टर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, मरीज का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, सोचने समझने की क्षमता है, वो अल्टर हो चुकी है। दूसरा हाई रिस्क फॉर इंजरी। देखो मैं आपको पढ़ाई थी ना कि डायग्नोसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्चुअल डायग्नोसिस, दूसरा होता है पोटेंशियल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि मरीज को जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। जैसे कि मरीज को भी क्या प्रॉब्लम है, उसका कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो अल्टर हो चुका है, उसका थिंकिंग एबिलिटी जो है वो डाउन हो चुका है, तो ये प्रॉब्लम मरीज को है। अब क्योंकि मरीज ड्रॉजी फील कर रहा है, उसके ब्रेन में चोट है, ठीक है, तो हो सकता है हाई रिस्क का मतलब ये संभावना है कि उसको इंजरी हो सकती है। हाई रिस्क फॉर इंजरी कैसे? मान लो मरीज बेड पर से गिर गया, ठीक है, कुछ भी मान लो फॉल कर गया, तो ये हाई रिस्क फॉर इंजरी। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल डायग्नोसिस, मतलब संभावना है कि हो सकता है। कभी भी रिस्क अगर वर्ड यूज हो जाए ना, रिस्क, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डायग्नोसिस की बात हो रहा है इसमें, ठीक है। तीसरा है अल्टर्ड सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन। क्या हो रहा है? सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन आप लोग समझते हो? टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है कि नॉर्मल समझो, टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है कि टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाना, टिश्यू में ऑक्सीजन जाना और न्यूट्रिएंट्स जाना, जिस कॉल्ड टिश्यू परफ्यूजन। लेकिन टिश्यू परफ्यूजन अल्टर हो चुका है, मतलब क्या बोल रहे हो यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, जिसे हम क्या करते हैं? अल्टर्ड सेरिब्रल टिश्यू
परफ्यूजन, मतलब कि जो सेरिब्रल का मतलब क्या होता है समझो, सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन, यानी कि ब्रेन में जो टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, वो अल्टर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी परसेप्चुअल अल्टरेशन। सेंसरी का मतलब से आपको कोई छुट्टी काटा, कोई पिंच किया तो आपको थोड़ा महसूस नहीं हो रहा है, फिर लेट से महसूस हो रहा है, समझ रहे हो ना। परसेप्चुअल का मतलब परसीव करना, सेंसरी परसेप्चुअल अल्टर हो चुका है, ठीक है। मतलब आप जो सेंसरी जो फीलिंग है ना, जो परसीव करते हो आप, फिर आपका ब्रेन में जाता है, ब्रेन आपको बताता है कि छुट्टी कटा रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो स्लो हो गया है, ठीक है, अल्टर हो गया है। तो अब देखो कि आप ये मरीज में आपने ये सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया, इन प्रॉब्लम्स में से आप किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे, तो अब आप क्या यूज करोगे, मॉस्लो हायरार्की नीड्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देना है। तो आपने क्या देखा, देखो ध्यान से समझो, अगर मैं ये बोलूं कि अल्टर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, सबसे पार्ट दूसरा रिस्क इंजरी, रिस्क स्पोर्ट इंजरी, मतलब मरीज को अभी मतलब मरीज अभी गिरने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गिर जाए, पोटेंशियल। तो कभी भी पोटेंशियल डायग्नोसिस को सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि भैया सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे ना जो मरीज के अंदर पहले है, प्रॉब्लम्स आ चुकी है। तो देखो इसलिए ये तो नहीं होगा। और कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक है, मरीज का कॉग्निटिव फंक्शन थोड़ा सा अल्टर हुआ तो क्या हुआ, मर तो नहीं जाएगा ना इस चीज से, हाँ, तो इसको नहीं कर सकते। तीसरा है ये अल्टर टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू का सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन। आप सोचो कि ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ब्रेन पे तो पूरा बॉडी चल रहा है। तो जब कभी भी ऑक्सीजन कम हो जाए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, ऑक्सीजन को देना है। इसीलिए ये जो सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन है ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा नर्सिंग डायग्नोसिस में। आप नर्स हो, एक मरीज को इतना सारा प्रॉब्लम था, लेकिन आपने सबसे पहला पार्टी किसको दिया, टिश्यू परफ्यूजन को दिया। उसके बाद जो है आप किसी को दोगे, मतलब किसी डायग्नोसिस को दोगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप ना थोड़ा सा शेयर करो, ताकि जो स्टूडेंट्स है ना उनको थोड़ा बेनिफिट हो। इतना जो हार्ड बना दिया गया है नर्सिंग को, खास करके कॉलेज लाइफ में, वो थोड़ा सा इजी बन सके। आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज शेयर द वीडियोस। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दो, इससे क्या होगा, जैसे देखो अगर आप इस वीडियो को देखोगे, बस यही होता है ना कि थोड़ा सा लाइक शेयर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं एंड आई हैव टू डू परफॉर्म दैट। अब मैं बना रही, कोई देखेगा नहीं, तो आपको लगता है कि मुझे मोटिवेशन फील होगा, मैं आई एम फीलिंग मोटिवेटेड, नो। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप शेयर करो, लोगों का भला करो, ठीक है, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और एक बचा हुआ इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, उसको मैं एक वीडियोज में खत्म कर